वफादारी यानी लॉयल्टी की जब बात आती है तो उसकी सीमा क्या हो सकती है? एक वादा निभाने के लिए कोई इंसान मतलब किस हद तक जा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो इन सवालों को बहुत ही बेचैन करने वाले तरीके से सामने रखती है। और ये कोई आम कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं ग्रिम भाइयों, ग्रिम ब्रदर्स की मशहूर लोक कथा वफादार जॉन की। हाँ, फेथफुल जॉन। ये उन कहानियों में से है जो ऊपर से तो सीधी सादी लगती हैं, पर इनके अंदर नैतिकता, बलिदान और विश्वास के बहुत गहरे सवाल छिपे होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक नौकर और राजा की कहानी नहीं है। ये इस बात की पड़ताल है कि एक जुबान की कीमत क्या होती है और उसे निभाने का बोझ कितना भारी पड़ सकता है। तो चलिए इस दिलचस्प और थोड़ी बेचैन कर देने वाली दुनिया में चलते हैं और वफादार जॉन की कहानी के हर पहलू पर बात करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत भारी माहौल से होती है। हाँ, एक बूढ़ा राजा है जो अपनी मौत के बिस्तर पर है और उसे अपनी नहीं बल्कि अपने जवान बेटे के भविष्य की चिंता खाए जा रही है। और इस चिंता को दूर करने के लिए वो अपने सबसे भरोसेमंद सेवक वफादार जॉन को बुलाता है। जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी राजा की सेवा में गुजारी है, इसीलिए उसका नाम ही वफादार जॉन पड़ गया है। सही बात है। राजा उससे एक वचन मांगता है कि वो उसके बेटे का दूसरा पिता बनकर रहेगा, उसका मार्गदर्शन करेगा। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक नौकरी का काम नहीं है, ये एक पवित्र शपथ है, एक कसम। हाँ, एक ओथ है। राजा जॉन से कह रहा है कि वो राजकुमार के लिए एक नैतिक ढाल बने, और जॉन ये वादा अपनी जान की कीमत पर भी निभाने के लिए तैयार हो जाता है। और यही कहानी की नींव है, एक असाधारण वादा। बिल्कुल। लेकिन इस वादे के साथ एक बहुत ही अजीब शर्त जुड़ी हुई थी। अच्छा। राजा कहता है कि जॉन राजकुमार को महल के सारे कमरे दिखा सकता है, सारे खजाने, सब कुछ, सिवाय एक कमरे के। सिर्फ एक कमरा? हाँ, लंबी गैलरी के बिल्कुल आखिरी कमरे में जाने की मनाही थी। और ये वर्जित कमरा सिर्फ जिज्ञासा जगाने के लिए नहीं है, ये एक तरह से सत्ता का प्रतीक है। बूढ़ा राजा मरने के बाद भी अपने बेटे की भावनाओं पर, उसके भविष्य पर नियंत्रण रखना चाहता है। सही। उसे डर था कि उस कमरे में लगी सोने के महल की राजकुमारी की तस्वीर देखकर राजकुमार उसके प्यार में पड़ जाएगा और खतरों में घिर जाएगा। और ये डर निराधार नहीं था, ये असल में एक पीढ़ीगत संघर्ष की शुरुआत है। पिता का डर और बेटे की अपनी राह बनाने की जिद। हाँ। राजा की मौत के कुछ समय बाद युवा राजा की नजर उस बंद दरवाजे पर पड़ती है और वो उसे खोलने की जिद करने लगता है। जॉन उसे अपने पिता के वादे की याद दिलाता है, रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन राजा का हठ जीत जाता है। और यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। जॉन को मजबूरन दरवाजा खोलना पड़ता है। और दरवाजा खुलते ही जैसे ही राजा उस तस्वीर को देखता है, जो इतनी सुंदर थी कि मानो जिंदा हो, वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। अच्छा। होश में आते ही उसका बस एक ही जुनून होता है, उस राजकुमारी को पाना, चाहे इसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। मतलब वादा टूट चुका है और अब जॉन एक नई और भी खतरनाक जिम्मेदारी में बन गया है। हाँ, अब जॉन का काम राजकुमार को बचाना नहीं बल्कि उसकी जिद पूरी करना बन गया है। ये दिखाता है कि वफादारी कितनी जटिल चीज है। क्या उसे मरे हुए राजा के आदेश को मानना चाहिए था या अपने नए राजा की इच्छा को? उसने दूसरा रास्ता चुना। तो अब राजा का एक ही मकसद है, राजकुमारी को हासिल करना। और जॉन अपनी वफादारी निभाते हुए एक योजना बनाता है। क्या योजना? वे सौदागरों का भेष धरते हैं, सोने के कीमती सामान से भरा जहाज लेकर राजकुमारी के शहर पहुंचते हैं। और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज के नजरिए से बहुत अटपटा लगता है। हाँ। जॉन राजकुमारी को सोने की चीजों का लालच देकर जहाज पर बुलाता है, और जैसे ही वो खजाना देखने में मग्न होती है, वो जहाज को समुद्र में आगे बढ़ाने का हुक्म दे देता है। मतलब ये तो सीधे सीधे किडनैपिंग है ना? बिल्कुल, जिसे कहानी में एक प्रेम कहानी की शुरुआत की तरह दिखाया गया है। ये उस दौर की सत्ता संरचना और नैतिक मूल्यों के बारे में बहुत कुछ बताता है। सही बात है। एक राजा के लिए राजकुमारी शायद एक व्यक्ति से ज्यादा एक बेशकीमती वस्तु थी, जिसे हासिल करना ही लक्ष्य था। तरीका चाहे कुछ भी हो। हाँ, कहानी इसे जायज भी ठहराती है जब राजा अपनी पहचान बताता है और राजकुमारी उससे शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, कहानी एक बहुत ही गहरा और अलौकिक मोड़ लेती है। जब जॉन जहाज पर बैठकर संगीत बजा रहा होता है तो वो 3 कौवों को आपस में बात करते हुए सुनता है। कौवे। लोक कथाओं में कौवों को अक्सर मौत या बुरी खबर से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ वो भविष्य के ज्ञान के वाहक हैं। और 3 की संख्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण लगती है।
हाँ, ये सिर्फ एक पैटर्न नहीं है, ये भाग्य के एक चक्र की तरह है। 3 चेतावनियां, 3 बलिदान। ये कहानी को एक ऐसी लय देता है जिससे लगता है कि जो हो रहा है उसे टाला नहीं जा सकता। और ये भविष्यवाणियां बहुत भयानक थीं। कौवे बताते हैं कि राजा की जान को 3 बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा। पहला, किनारे पर एक घोड़ा आएगा जिस पर बैठते ही राजा हवा में उड़ जाएगा। दूसरा, महल में एक जहरीला शादी का जोड़ा होगा जिसे पहनते ही राजा जल मरेगा। और तीसरा, शादी के नाच के दौरान रानी अचानक मर जाएगी। बाप रे। लेकिन हर खतरे के साथ एक उपाय भी था। हम्म। कोई और उस घोड़े को गोली मार दे, कोई और उस जोड़े को आग में फेंक दे और कोई रानी की छाती से खून की 3 बूंदें निकाल दे। पर सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जो भी इन उपायों के पीछे का राज बताएगा वो धीरे धीरे पत्थर का बन जाएगा। पहले पैर, फिर दिल तक और आखिर में पूरा शरीर। ये तो जॉन के लिए एक असंभव दुविधा थी। बिल्कुल। अगर वो चुप रहता तो उसका मालिक मर जाता, वादा टूट जाता। और अगर वो सच बताता तो वो खुद पत्थर का बन जाता। उसने फैसला किया, मैं अपने मालिक को बचाऊंगा, भले ही मैं खुद तबाह हो जाऊं। और यहीं से वफादारी की असली परीक्षा शुरू होती है। ये सिर्फ आदेश मानने वाली वफादारी नहीं है। नहीं, ये ऐसी वफादारी है जिसमें आपको अकेले बिना किसी को कुछ बताएं सही काम करना है, भले ही दुनिया आपको गलत समझे। और ठीक ऐसा ही होता है। किनारे पर घोड़ा आता है और जैसे ही राजा उस पर बैठने वाला होता है, जॉन फुर्ती से खुद चढ़कर उसे गोली मार देता है। महल के बाठी नौकर तो चिल्लाते होंगे। हाँ, चिल्लाते हैं कि जॉन पागल हो गया है, पर राजा कहता है चुप रहो, वो मेरा वफादार जॉन है, जरूर कोई वजह होगी। राजा का ये शुरुआती भरोसा बहुत अहम है। वो बिना वजह जाने भी जॉन पर विश्वास करता है। लेकिन सवाल यह है कि ये भरोसा कब तक कायम रहेगा? भरोसे की भी तो एक सीमा होती है। दूसरी घटना में भी राजा का भरोसा कायम रहता है। जब जहरीले शादी के जोड़े की बारी आती है तो जॉन उसे राजा के हाथ से छीनकर आग में फेंक देता है। लोग फिर बड़बड़ाते होंगे। हाँ, लेकिन राजा एक बार फिर जॉन का पक्ष लेता है। लेकिन कहानी हमें ये भी दिखा रही है कि कैसे एक के बाद एक अजीब घटनाएं विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। बिल्कुल। हर बार जॉन राजा को बचा रहा है, लेकिन हर बार वो थोड़ा और रहस्यमयी और खतरनाक दिखने लगता है। और तीसरी घटना पर सब कुछ बिखर जाता है। अच्छा। शादी के जश्न में जब रानी अचानक पीली पड़कर बेहोश हो जाती है तो जॉन उसे उठाकर एक कमरे में ले जाता है और उसे बचाने के लिए उसकी दाहिनी छाती से खून की 3 बूंदें निकालता है। सोचिए, राजा के नजरिए से उसने अभी अभी शादी की है और उसका सबसे भरोसेमंद सेवक उसकी पत्नी को उठाकर ले गया है और उसे घायल कर रहा है। बिना किसी संदर्भ के ये एक भयानक हमला लगता है। पर क्या हम सारा दोष राजा पर डाल सकते हैं? उसने 2 बार जॉन पर भरोसा किया। सही बात है। तीसरी बार उसने अपनी आंखों से जो देखा, उसके बाद किसी भी इंसान का भरोसा टूट जाएगा। शायद कहानी ये भी बता रही है कि भरोसे को भी समझने के लिए संदर्भ की जरूरत होती है। ये कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है, विश्वास का टूटना। राजा का धैर्य जवाब दे गया। जॉन सच्चाई बता नहीं सकता था और राजा उसे समझ नहीं सका। गुस्से में राजा चिल्लाता है, इसे जेल में डाल दो। और अगले ही दिन वफादार जॉन को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है। अपनी आखिरी इच्छा के तौर पर वो बस बोलने की अनुमति मांगता है। और तब फांसी पर चढ़ने से ठीक पहले वो कौओं की सारी कहानी और उनके पीछे की वजह राजा को बता देता है। और जैसे ही सच्चाई सामने आती है, राजा का दिल टूट जाता है। वो जॉन को बचाने के लिए चिल्लाता है, उससे माफी मांगता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। हाँ, जैसे ही जॉन अपनी बात पूरी करता है, वो सिर से पांव तक एक पत्थर की बेजान मूर्ति में बदल जाता है। उसकी वफादारी ने उसे एक शहीद बना दिया। राजा और रानी गहरे दुख में डूब जाते हैं। राजा उस पत्थर की मूर्ति को अपने सोने के कमरे में रखवा देता है और हर रोज उसे देखकर रोता है। कुछ साल बीत जाते हैं, उनके 2 जुड़वा बेटे होते हैं, लेकिन राजा का दुख कम नहीं होता। एक दिन वो मूर्ति को देखकर कहता है, आह मेरे वफादार जॉन, काश मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर पाता। और तभी कहानी में एक और चमत्कारिक लेकिन भयानक मोड़ आता है। पत्थर की मूर्ति बोलने लगती है। वो कहती है, तुम मुझे जिंदा कर सकते हो अगर तुम अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान करने को तैयार हो। राजा कहता है, मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। और तब पत्थर वो कीमत बताता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। क्या? वो कहता है, अगर तुम अपने दोनों बच्चों के सर अपने हाथ से काटकर उनके खून से मुझे नहलाओ तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। ये तो सोच से भी परे है। एक पुरानी वफादारी का कर्ज चुकाने के लिए अपनी नई पीढ़ी को, अपने बच्चों को कुर्बान कर देना। ये एक ऐसा बलिदान है जिसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
ये वफादारी और कृतज्ञता को उसकी चरम सीमा पर ले जाता है। क्या एक जान बचाने के लिए 2 जानें लेना सही है, भले ही वो आपकी अपनी संतानें हों? राजा ये सुनकर कांप जाता है, लेकिन फिर उसे जॉन के 3 बलिदान याद आते हैं। उसकी निस्वार्थ वफादारी याद आती है। और वो अपनी तलवार निकालता है और अपने ही हाथों से अपने बच्चों के सिर काट देता है। ये उस कहानी का क्रूर तर्क है। एक असाधारण वफादारी का बदला एक असाधारण बलिदान से ही चुकाया जा सकता है। जैसे ही राजा बच्चों के खून को पत्थर पर छिड़कता है, जॉन फिर से जिंदा हो उठता है। और फिर एक और चमत्कार होता है। हाँ, जॉन राजा से कहता है, तुम्हारी वफादारी का इनाम जरूर मिलेगा, और वो बच्चों के सिर वापस उनके धड़ पर रख देता है। और वे तुरंत ठीक होकर खेलने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहां तक कि रानी, जब उसे पता चलता है तो वो भी इस बलिदान के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, उसकी महान वफादारी के लिए हम उसकी जान के कर्जदार हैं। ये हमें उस समय के मूल्यों के बारे में बताता है, जहां एक शपथ और वफादारी का मोल शायद इंसानी जिंदगी से भी ज्यादा था। और अंत में सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो ये थी वफादार जॉन की कहानी। एक ऐसी कहानी जो वफादारी को उसकी उस चरम सीमा तक ले जाती है, जो हमें डरा भी सकती है और सोचने पर मजबूर भी करती है। बिल्कुल, ये कहानी हमें उन वादों के वजन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जो हम करते हैं। ये दिखाती है कि सच्चा विश्वास और बलिदान कैसे चमत्कार को जन्म दे सकते हैं, भले ही उसका रास्ता कितना भी भयानक क्यों ना हो। ग्रिम भाइयों की कहानियां हमें आसान जवाब नहीं देती। वो हमें असहज करने वाले सवाल देते हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या आज की दुनिया में जहां वफादारी को अक्सर व्यवहारिक और निजी फायदे नुकसान से तौला जाता है, वफादार जॉन जैसा कोई चरित्र एक नायक माना जाएगा, या एक दुखद मूर्ख? अपनी जुबान या वादे की असली सीमा क्या होनी चाहिए?